जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वॉइस प्रॉपर क्लियर है? जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? वॉइस आ रही प्रॉपर सभी को? क्लियर? चलिए, प्रारंभ करते हैं क्वेश्चनों को और देखने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार एमपी कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो भी शिफ्टों में आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और किस प्रकार के लगातार यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है। उसी श्रृंखला में अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि वो हर शिफ्ट में ना घुमा फिरा के पूछे गए हैं। जैसे जैसे ये क्वेश्चन दिया रेबीज वाला, अब ये मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को मैंने 4 से 5 बार करा दिया है ना, और आप भी 4 से 5 बार कर चुके हैं। पर क्वेश्चन आया है, महत्वपूर्ण है। 12 तारीख से जो पेपर होने वाले हैं उसमें भी हो सकता है कि इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले। तो जो भी आपके उस समय जो पेपर चल रहे हैं, 12 तारीख के बाद चलेंगे, उनको आप थोड़ा सा बहुत गंभीरता से देखिए। हो सकता है कि कोई प्रश्न आपके एग्जाम में वापस से आ जाए, और अगर आपके प्रश्न पेपर में 4-5 प्रश्न वही आ जाएं जो आपने बिल्कुल पढ़ा है, एक्यूरेट आपको नंबर देकर जाएंगे, तो एक बेहतर संभावना बन जाती है सिलेक्शन की। यहां से देखिए, क्वेश्चन है कि रेबीज क्या है ना। एक टीका है, विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है कि स्वाभाविक रूप से होने वाली एक बीमारी है। दोस्तों, एक विषाणु जनित रोग है, मतलब वायरस से होने वाली बीमारी है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया, है ना। किससे होती है ये रेबीज? कुत्ते काटने से होती है ना। किसे काटने से? कुत्ते के काटने से। ठीक है। इसे व्यक्ति को जल से डर लगता है। क्या लगता है? जल से डर लगता है। ठीक। इसीलिए दोस्तों, कभी भी कुत्ता वगैरह काटे ना, आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि बहुत घातक बीमारी के रूप में आप इसको देखते हैं। क्लियर सभी को? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी लोग को, गुड मॉर्निंग। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग घातक माना जाता है ना। अभी क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है। किसको मानते हैं? रेबीज को मानते हैं। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि सबसे घातक रोग कौन सा है? रेबीज है। यहाँ पे मधुमेह की बात हो रही, तो मधुमेह को हम दोस्तों हम डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज, है ना। और हमारी बॉडी मधुमेह रोग कब होता है? जब बॉडी में किसकी मात्रा कम हो जाती है? इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। किसकी? इंसुलिन की मात्रा कम होने पर डायबिटीज नामक रोग होता है। ये इंसुलिन क्या करता है हमारी बॉडी में? जान लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। इंसुलिन जो है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, क्या? ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लाइकोजन में। इसमें कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है ना। और ये इंसुलिन निकलता कहाँ से है? तो ये इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से, अर्थात पेनक्रियाज से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज से निकलता है। पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से ये निकलता है ना। इसीलिए जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो अत्यधिक रूप से हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिस कारण से क्या होता है? जिस कारण से शरीर में एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज, अर्थात मधुमेह कहते हैं, है ना। यह प्रश्न था कि सबसे घातक रोग कौन सा है, तो रेबीज है, क्योंकि रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। कैसा है? वायरस जनित बीमारी है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रेशेदार नहीं है? देखिए, फिर ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया। देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न जो है रिपीट देखने को आपको मिलेगा। कपास है, जूट है, अलसी और सनई है कि धान है। अब देखिए, इसमें अगर आप बात करेंगे कौन सी फसल रेशेदार नहीं है, तो रेशेदार नहीं है धान। क्योंकि दोस्तों, कपास की हम बात कर ले, जूट की बात कर ले, अलसी की बात कर ले, सनई की बात कर ले, ये क्या है? प्रमुखता है रेशेदार फसलें हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपसे पूछ रहे, कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए मध्य प्रदेश में कपास कहाँ होता है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो कपास होता है पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में कपास की खेती की जाती है।
ठीक, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, कहां पर, खंडवा में, खरगोन में, इन क्षेत्रों में दोस्तों कपास की खेती करते हैं। इसी कारण से मध्य प्रदेश में खंडवा तथा खरगोन को सुनहरे जिले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खंडवा और खरगोन को हम सुनहरे जिले कहते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे ना, एमपीजी की तो आपके में आना ही है। जूट की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। जूट की इंपॉर्टेंट है। जूट सबसे ज्यादा होता है बांग्लादेश में, और हमारे भारत में होता है वेस्ट बंगाल में। ये होता है सबसे ज्यादा आपके गंगा वाले क्षेत्र में। ठीक है, अलसी और सनई की बात कर लें। सनई और अलसी, हमारे सनई और सनई जो है, अलसी है, इसमें हमारे मध्य प्रदेश में जो रीवा क्षेत्र है, रीवा सतना, यहाँ पर सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं? कल भी मैं चर्चा कर चुका हूं, वापस रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विषम की जांच करना। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। विषम की मतलब सबसे अलग क्या है भाई? इसमें विषम क्या है? साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया है ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नीलहरित शैवाल ये भी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भी अपना भोजन बनाते हैं। ये सभी क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषी पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, पर बहुकोशिकीय जीव में ऐसी प्रक्रिया आपको देखने को नहीं मिल रही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदूषण का सूचक माना जाता है? फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, ये थर्ड या फोर्थ शिफ्ट का पेपर है, ये क्वेश्चन पूरे रिपीट होने लगे वापस से। कौन सा एक प्रदूषण का सूचक है? प्रदूषण का सूचक तो हमेशा लाइकेन माना जाता है। कौन है? लाइकेन। लाइकेन को दोस्तों हम ध्वनि या वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में मानते हैं। जो हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो हम शहरों के मध्य में, कहां पर, जो शहरें हैं इन शहरों के मध्य में हम पेड़ पौधों को लगा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन विकल्प प्रतीकों के सही अर्थ है? विकल्पों के सही अर्थ के रूप में है मिट्टी को बचाना, सौर ऊर्जा बचाओ, पानी बचाओ कि प्लास्टिक बचाओ। ये क्वेश्चन गलत है, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन क्या है, गलत, इसमें पूछना चाहिए सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि यहां पर होना चाहिए प्लास्टिक बचाओ। कुछ नए क्वेश्चन मिले तो आपको मैं करवाऊं, फिर से वापस से क्वेश्चन रिपीट आ गया। किसी बीमारी के रोग जनकों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना आवश्यक है जिसके खिलाफ टीकों का उत्पादन किया जाता है। ये कल हम भी फिर डिस्कस कर चुके हैं, कल वाली क्लास में आप देखना। सामग्री या बैग आसानी से टूट या फट जाते हैं क्योंकि वो क्या, किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं चमड़े के। ये भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका राइट आंसर है, कल वाली क्लास में आप जाकर देखिए। मतलब आप देख रहे हैं कि एमपीपीसीएस का फॉर्मा क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे की जो शिफ्ट के पेपर है वो लगातार अब क्या है, रिपीट होने लग गए हैं यहाँ पर। तो जो पेपर होने वाले हैं 12 तारीख से, वो आपके लिए संभावना बन सकती है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव ईंधन का एक प्रकार नहीं है? ईंधन का एक प्रकार नहीं है मतलब ठोस ईंधन तो होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है, तरल ईंधन भी होता है, गैसीय ईंधन भी होता है, पर दोस्तों कोई स्ट्रीम ईंधन नहीं होता, इस बात को याद रखेंगे। स्ट्रीम कोई ईंधन नहीं है, ठीक है ना। ईंधन की अगर हम बात करें तो ईंधन में हमारे ठोस ईंधन होता है, तरल ईंधन होता है और गैसीय ईंधन होता है, पर हमारे यहाँ कोई दोस्तों स्ट्रीम ईंधन नहीं होता, अर्थात स्ट्रीम फ्यूल नहीं होता है ना। चलिए, अब यहां पर फिर आपको क्या बनाना है, सही जोड़ी के रूप में बनाना है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और हमने यहाँ देखो यहाँ पर लिख भी दिया है कि ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये 11 जनवरी के टेस्ट स्लॉट नंबर 1 में आया था। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यमुना नदी प्रदूषित हो रही क्योंकि? जो यमुना नदी है, यमुना रिवर जो है, पहली बात तो यमुना किससे मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, जो कहां से निकल रही है, जो हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, इस बात को याद रखिएगा ना। गंगा की सबसे बड़ी नदी है जो हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, उसका नाम क्या है, यमुना है, ठीक है ना। कहां से मिलती है? गंगा से मिलती है, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न क्या है
क्यों प्रदूषित हो रही है? क्योंकि इसमें पीने, धोने, बागवानी करने से प्रदूषित हो रही है, स्नान करने से प्रदूषित हो रही है, पूर्व सीवेज उपचार हो रहा है, शराब पीना, क्लोरीकरण करना, टीकाकरण करना। लास्ट के कोई नहीं होंगे, सीवेज कर रहे हैं। सीवेज के तात्पर्य क्या है? घर का जो बाथरूम का पानी है उसको डायरेक्ट गंगा में डाल रहे हो, यमुना में डाल रहे हैं, सॉरी, तो गंदा होगा कि नहीं होगा? है, बिल्कुल होगा सर। औद्योगिक अपशिष्ट मतलब उद्योगों से निकलने वाला जो भी विभिन्न प्रकार का कचरा वगैरह होता है, केमिकल वगैरह होते हैं, इनको यमुना में सप्लाई कर देना, यमुना प्रदूषित होगी। और विभिन्न प्रकार के कचरा डालना, इन सभी कारणों से क्या हो रहा है? यमुना नदी लगातार प्रदूषित हो रही है। और यमुना नदी आपको कहां मिलेगी? जो आपके आगरा वाला जो क्षेत्र है वहां पर आप देखिए यमुना नदी कितनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है, इतना ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है ना? इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक? चलो अगला क्वेश्चन है, HIV जो है, HIV, HIV पहली बार एक अफ्रीकी प्रजाति में रिपोर्ट किया गया था। पहली बार HIV किस में देखा गया था? सुअर में देखा गया था। पिग जिसे हम कहते हैं, कुत्ता अर्थात डॉग कहते हैं, बंदर मतलब मंकी कहते हैं, कि इंसान, किस में देखा गया था? HIV पहली बार एक अफ्रीकी प्रजाति की रिपोर्ट में आया था, जल्दी बताइए। तो दोस्तों याद रखेंगे, हम HIV की हम बात कर लेते हैं। HIV ये सबसे पहले एक अफ्रीकी बंदर में देखा गया था, ठीक। हमारे भारत में इसका पहला पेशेंट 1986 में तमिलनाडु में देखा गया था। कहां पर देखा गया था? तमिलनाडु में देखा गया था, इस बात को याद रखेंगे आप। HIV कैसी होने वाली बीमारी है? HIV एक वायरस से होने वाली बीमारी है। कैसी? वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो कैसी होने वाली बीमारी है? वायरस से होने वाली बीमारी है। और कौन सा बीमारी होती है इससे? इससे एड्स नामक बीमारी होती है। कौन सी? एड्स नामक बीमारी देखती है। एड्स में कौन सा उपचार करते हैं? तो एड्स में अपन उपचार करते हैं, परीक्षण करते हैं जिसका नाम है एलिसा परीक्षण। कौन सा परीक्षण करते हैं? एलिसा परीक्षण करते हैं, इस बात को याद रखेंगे, ठीक। HIV ह्यूमन, इससे बीमारी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशियंस सिंड्रोम, ठीक। थोड़ा सा इसको याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में अनियंत्रित और असमान कोशिका वृद्धि को क्या कहा जाता है? हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं हैं अगर वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग जाएं तो हम इसे क्या कहेंगे? क्या कहना उचित होगा? दोस्तों समझिए, जब हमारे शरीर में कोशिकाएं जो है अनियमित रूप से बढ़ने लग जाएं, क्या बढ़ने लग जाए? कोशिकाएं अनियमित रूप से बढ़ने लग जाएं, अनियमित रूप से वृद्धि करने लगे, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कैंसर। क्या कहते हैं? इसे हम कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। कोशिकाओं का अनियमित रूप से बढ़ना ही कैंसर कहलाता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कैंसर का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो याद रखेंगे, शरीर में अनियमित और असमान कोशिका वृद्धि को हम कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? कैंसर कहते हैं, ठीक है ना। और कैंसर जहां पर कोशिकाएं अनियमित रूप से बढ़ जाती है उसको ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको ट्यूमर कहा जाता है, ठीक है। तो कोशिकाओं का अनियमित रूप से बढ़ना क्या कहलाता है दोस्तों? कैंसर कहलाता है। और कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और कैंसर जिस शाखा में बन जाता है वहां गांठ बन जाती है, उसको हम ट्यूमर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसीलिए हम उपचार क्या है? उपचार है कीमोथेरेपी देते हैं। क्या देते हैं? कीमोथेरेपी दिया जाता है। क्या देते हैं? कीमोथेरेपी, ठीक। किस देश में उपयोग की जाने वाली 90% जो दवाएं होती हैं जेनरिक है? इंडोनेशिया में है, मैक्सिको में है, अमेरिका में है कि भारत में?
जेनरिक दवाएं का तात्पर्य क्या है? ऑथेंटिक दवाएं, ब्रांडेड जेनरिक दवाएं हैं, वो है दोस्तों कहां पर? अमेरिका। आपको पता है अमेरिका कैसा देश है? एक विकसित देश है। कैसा देश है? एक विकसित देश है, अर्थात एक विकसित कंट्री है। ठीक। हमारे यहाँ भारत में तो दुकानदार क्या करते हैं, आप डॉक्टर की लिखी दवाई लेने के जाओगे, दुकानदार आपसे बोलेगा भैया ये नहीं, इसकी वजह से दूसरी दे दे, है? ठीक है, तो कोशिश करिए ब्रांडेड चीज लेने की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीन जोड़ी टांगों में से कीटों के द्वारा छलांग लगाने के लिए किन पैरों का उपयोग किया जाता है? मतलब ये क्वेश्चन तो मान के चलिए उस समय जो आया होगा तुक्का ही किसी का लगा होगा, है ना। इस प्रश्न को सॉल्व कर पाना पढ़ के बहुत मुश्किल है कि भैया कीड़े होते हैं उसमें कितने पैर होते हैं और किन पैरों से छलांग लगाते हैं, है ना। ऐसे प्रश्न आएंगे। अब मान लो कल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया कीड़े में जो पैर होता है दूसरा, वो कहाँ किसके लिए काम आता है? अब बच्चा कीड़ों के पैर थोड़ा याद करेगा, मतलब ये क्या है, एकदम तुक्का वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना। हिंडलेक्स, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चनों पर आपको बिल्कुल अवसाद या टेंशन नहीं लेना। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में करने लायक नहीं होते हैं ना, उनको केवल तुक्के से लगाया जाता है, उनको आप पढ़ के प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे यही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइला थैलोफाइट का एक अभिलक्षण लक्षण है, अभिलाक्षणिक लक्षण है? कौन सा एक फाइला थैलोफाइटा का अभिलाक्षणिक लक्षण है? सरल शरीर होता है, बिल्कुल सही है। जड़ें मौजूद है, नहीं है बिल्कुल। फूल फूल पौधे होते हैं, बिल्कुल नहीं है। वास्तविक पत्ते, बिल्कुल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? इसमें सरल एक सिंपल सा शरीर होता है फाइला का। हमें विषम की जांच करना है। विषम मतलब जो सबसे अलग है यहाँ पे। अरे विषम की जांच करिए जो सबसे अलग है। एक कोश की यूकेरियोटिक जीव कवक है, शैवाल है कि पाइला? यहाँ पाइना नहीं होनी चाहिए, पाइला होना चाहिए था। सबसे अलग यही है, पाइला ही अलग होता है। ठीक है, समुद्री जीव है पाइला। और विषम की हमें जांच करना है। ब्रायोफाइटा की हम बात करते हैं। ब्रायोफाइटा के पास क्या होता है? पौधे का शरीर युग्म केंद्रित है, पौधे का शरीर बीजाणु रहित होता है, वास्तविक तने और पत्ते मौजूद हैं कि ये संवहनी पौधे हैं। देखिए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, फंगस हो गई, एल्गी हो गई, शैवाल, कवक, इनके बारे में पढ़ के जाए, क्योंकि यहाँ से देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब संभावना बन सकती है कि इस बार के एग्जाम में पेपर पे क्वेश्चन यहाँ से देखने की आ जाए। तो आप इनको थोड़ा सा पढ़ के जाएं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो फिर आप तुक्केबाजी वहां पे नहीं कर पाएंगे। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लगातार क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बेरोडोफाइटा से टेरिडोफाइटा से क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्रायोफाइटा के पास क्या है? ब्रायोफाइटा के पास शरीर, पौधे का शरीर युग्म केंद्रित होता है। इसका राइट आंसर क्या है? यही है। जब सूर्य का प्रकाश सौर सेल पर पड़ता है तो इससे परिवर्तित ऊर्जा क्या होगी? इससे परिवर्तित ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, परमाणु ऊर्जा कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कहते हैं कि थर्मल या विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा से हम क्या बना रहे हैं? सौर सेल जो बना रहे हैं उससे हम क्या चेंज कर रहे हैं? उससे विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं। इसीलिए हमने अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगा के रखे हैं, है ना, बड़े बड़े, जिससे हम विद्युत की जनरेट कर सके, है ना। आज जितने भी कंपनियां बन रही हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, वो सभी सोलर पैनल को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सोलर सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो वायु प्रदूषण है ये क्या होगा? कम होगा। बिजली का उत्पादन तीव्रता के साथ होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बरसात के मौसम में आप चमड़े की वस्तु और बोरियों के थैलों में कौन से परिवर्तन देखते हैं? कभी भी आप बोरे वोरे वगैरह को देखिए बरसात के पानी के समय, तो उसमें क्या है, फफूंद जैसी लग जाती है ना। शैवाल में वृद्धि होती है, जलीय खरपतवार, साइनोबैक्टीरिया की नील हरित शैवाल। देखिएगा उसमें शैवाल में वृद्धि हो जाती है, कई बार उनके नीचे छोटे कीटे वगैरह लग जाते हैं, वाइट वाइट निकल आता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि शैवालों में इसमें वृद्धि हो जाती है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, आपको कथन और कारण आराम से पढ़ना है। इसमें कह रहा है, सार्वजनिक परिवहन के लिए सीएनजी एलपीजी के उपयोग को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही है, हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। दूसरा, सीएनजी में मीथेन होता है जो अन्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में अत्यधिक सफाई से दहन करता है। अब इसमें बताना है कौन सा चीज सही है। सीएनजी की बात कर रहा है कि जो सीएनजी है वो एलपीजी के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, सीएनजी में मीथेन होता है जो अन्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक सफाई में दहन करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और दो दोनों ही सही है, और ए
इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीएनजी में आपको पता होगा, सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। सीएनजी को क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, जो मुख्यतः क्या करता है? वायु प्रदूषण को कम करता है। क्या करता है? वायु प्रदूषण को कम कर रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल वाहन हैं उसमें कहीं ना कहीं हम किसका उपयोग कर रहे हैं? जो इलेक्ट्रिकल वाहन है उसमें तो कहीं ना कहीं हम आज वर्तमान में हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम और भी टेक्नोलॉजी से आगे जा रहे हैं। पहले हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डालते थे, डीजल डालते थे, अब सीएनजी में आ गए हैं, अब हम हाइड्रोजन में आ गए, हाइड्रोजन फ्यूल की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाली कार आ चुकी हैं। क्यों? वायु प्रदूषण को हमें इस कम से कम करना है, क्योंकि अगर हम वायु प्रदूषण को कम नहीं करेंगे तो आने वाली संभावनाएं में बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, इसके रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में मिलाया जाता है क्योंकि एलपीजी गंधहीन होती है। भैया मान लीजिए इस प्रकार अगर हम बात करें, एलपीजी गैस की बात करते हैं ना, जो हमारे घरों में आसपास होती है, जिसका हम बचपन से उपयोग करते आ रहे हैं। अगर हमारे घर की या एलपीजी की हम बात कर लें, अगर ये एलपीजी गैस में क्या है, इसमें बिल्कुल भी गंध नहीं होती है, ठीक है। तो अगर ये लीकेज होगी तो पता नहीं चलेगा लीकेज हो रही है, तो इसलिए हम इसमें कुछ मिला देते हैं कि जैसे ही एलपीजी वायु के संपर्क में आएगी हमें पता चलेगा कि ये क्या हो चुकी है, लीक हो रही है। हम उसको सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हम इसमें मार्केट मिलाते हैं। क्या? मार्केट मिलाते हैं, जिस कारण से क्या है, ये हल्की इसकी तीखी गंध होती है। कभी आप देखना कैसी गंध है, एक तीखी गंध आपको देखने को मिलती है। तुरंत तुरंत आप बता देंगे कि भैया कहीं का सिलेंडर खुला हुआ है ना। आप अपने घर में सिलेंडर है, आपके घर में सिलेंडर को खोल के थोड़ा सा आ जाओ, गैस चालू करके आ जाओ, चालू मत करना, ऑटोमेटिक आधे घंटे बाद आपको पूरे घर में पता चलेगा यार सिलेंडर खुला हुआ है, तुरंत जाओगे बंद करोगे। क्यों? जो मार्केट है ना, वो आपके श्वसन तंत्रिका में आपको बताएगा कि हाँ कुछ खुला हुआ है। तो क्या मिलाते हैं? मार्केट मिलाते हैं। किस प्रकार का ईंधन जलाने से प्रदूषण नहीं होता? कौन सा ईंधन है जिसको जलाओगे तो प्रदूषण नहीं होगा? ठोस ईंधन, तरल ईंधन, गैसीय ईंधन कि स्टीम ईंधन? देखो, गैसीय ईंधन की हम बात करें, आज हम वर्तमान में विभिन्न प्रकार की फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैसीय ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम जो वर्तमान टेक्नोलॉजी, हम गैसीय ईंधन से भी किस में आ गए हैं? वर्तमान में हाइड्रोजन में आ गए हैं। इसको और अपग्रेड वर्जन में ला रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल की हम बात कर रहे हैं। यह हाइड्रोजन फ्यूल क्या कर रहा है? आज वर्तमान में जितनी गाड़ियां बन रही हैं वो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली बन रही है, और इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिकल वाहन लेकर आ रहे हैं। ये हमारा भविष्य है मेरे लाल। इलेक्ट्रिकल वाहन तो आपको देखने को मिल गया है, टाटा वगैरह कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसकी गाड़ियों को डेवलप करना भी चालू कर दिया, जिससे प्रदूषण कम से कम हो। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में पानी सुविधा देता है। आंध्र का कामकाज करता है श्वसन में, रैगेज पाचन में कि थकान और सिर दर्द में? मनुष्य में पानी सुविधा देता है। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए, अगर थोड़ा सा हम गैस करें तो आंत्र का कामकाज, आंत्र मतलब होता है हमारे जो डाइजेशन सिस्टम की हम बात करें, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जल का बहुत बड़ी भूमिका भी है। जल हमें किसी भी प्रकार का, जो पानी है, किसी प्रकार की कैलोरी नहीं देता, फ्री कैलोरी होता है। इस बात को याद रखिएगा, है ना। मैंने आपको कल ही बताया था कि पानी में किसी भी प्रकार की कैलोरी नहीं होती, अर्थात ये फ्री कैलोरी होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी में 70% जल है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। अगर पूछ लेता लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, है ना। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन हम कहते हैं शुक्र को। किसे कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन हम शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन, है ना। पृथ्वी के बाद दूसरा ऐसा कौन सा ग्रह जहां पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। पृथ्वी के बाद अगर दूसरा कोई ग्रह होगा तो वो मंगल ग्रह होगा, जहां पर जीवन की संभावना हमें देखने को मिल रही है। दृश्य कण जो पानी को बादल और धुंधले दिखा सकते हैं, वो क्या है? TSS है, पराग कण है, हाइड्रिला है कि कपास है? दृश्य कण जो पानी को बादल और धुंधले दिखा सकते हैं वो क्या है? TSS है। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया यार क्वेश्चन ही, तो इतने ही क्वेश्चन थे लगभग जिसको हम कराने की सोच रहे थे। ठीक है, अब आप देखिए एक बात समझिए, तो तीन चीजें मैं आपको समझा देता हूँ
कि इस पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व कराने के बाद मुझे एक ही बात समझ में आया कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे रेशियो है वो है पर्यावरण का। किसका? पर्यावरण के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और लगभग अगर बायोलॉजी में 15 प्रश्न आते हैं तो उस 15 प्रश्न में से लगभग 12 प्रश्न जो है वो आपके एनवायरनमेंट से हैं, अर्थात इससे पूछे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपको तैयारी के दौरान चीज़ों को समझने के लिए। दूसरा कि अगर आप थोड़ा सा इसमें पादप जगत को देख लें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वगैरह देख लें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा को थोड़ा सा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा सीवेज वाले जो क्वेश्चन है वो आपको पर्यावरण की किताब में बहुत बेसिक से हम बचपन से इनको करते आ रहे हैं, वो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में लगातार यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आप उनको गलत ना कर दें। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत बेसिक से, जैसे कि अभी देखिए पृथ्वी ग्रह से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, वायरस जनित बीमारियां कौन कौन सी हैं, विषाणु जनित बीमारियां कौन कौन सी हैं, इनको थोड़ा सा आपको देखकर चलना है, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन सकते हैं। कोशिका थोड़ा सा आपको पढ़ के चलना है। आप संभवतः इतने कम समय में पूरी चीज़ों को तो रिवीजन या याद नहीं कर सकते हैं, पर पॉसिबल है कि थोड़ा सा आप चीज़ों को कंपाइल करने की कोशिश करें। अभी भी 1-2 दिन है बचा हुआ है, रिवीजन करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ तक लगातार बन रहे हैं। पर्यावरण पढ़ लीजिए अच्छे से, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए, है ना, कैरोलस लिनियस वाला पढ़ लीजिए, एक वैज्ञानिक नाम याद कर लीजिए, बहुत सारे कुछ जो इंपॉर्टेंट जो है उस दिन आपको बताया था, आम है, गेहूं है, चावल है, सोयाबीन है। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश भी करनी है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो बात समझ में आ रही है कि अगर इस पैटर्न को लेकर चलना है, हम डिस्कस कर रहे थे मध्य प्रदेश कांस्टेबल का पेपर जो होता है ना, उस पर क्या साइंस के क्वेश्चन आए हैं। तो मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई तनाव और अवसाद लेने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार किसी से नहीं बनेंगे, तो आपको उनको टेंशन नहीं लेना है। पर हाँ, जो आप पढ़ के जा रहे हो उसमें, क्योंकि आपको पूरा 100 में 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको ही पता है, 100 में 85-70 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रणनीति को अपनाइए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। जय हिंद।